देख रहे हैं आवाज एट 9। पहले गुहार, फिर बातचीत और अब बात धमकी तक पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं हमारी बिग स्टोरी यूपी चीनी संकट की, जहां सारी बातचीत विफल होने के बाद अब राज्य सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। 4 दिसंबर तक चीनी मिलें खोलो वरना कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन चीनी मिलें भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कौन सा पक्ष पहले घुटने टेकेगा, इस पर खास कवरेज देखिए हमारी आगे। और मार्केट का मोदी प्रेम जारी है। गोल्डमैन सैक्स सीएलएसए के बाद नोमुरा ने भी रिपोर्ट जारी की है जिसमें मोदी का गुणगान है। क्या है बाजारों को, क्यों है बाजारों को मोदी से प्यार, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे कार्यक्रम में। लेकिन बाजार का ये उत्साह आज मिला जुला रहा। एक्सपायरी के दिन बाजार आधे % चढ़ने में कामयाब तो रहा, लेकिन नवंबर सीरीज में निफ्टी 3% फिसला। तो ये हमारी टॉप स्टोरी, लेकिन बहुत कुछ और है आवाज एट 9 में। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है कविता। नमस्कार, आइए डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। मुंबई के लोढ़ा ग्रुप ने लंदन में किया बड़ा जमीन का सौदा। कनाडा के हाई कमीशन का ऑफिस 3,200 करोड़ रुपए में खरीदा। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बेहतर रहने का अनुमान, जानकारों ने करीब 4.5% का अनुमान जताया। कल आएंगे आंकड़े। यूनियन बैंक की बिगड़ती एसेट क्वालिटी से रिजर्व बैंक चिंतित, डेलॉयट को फॉरेंसिक ऑडिट करने को कहा। अमूल में विवाद और गहराया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडीआरएस तोड़ी की नियुक्ति पर सवाल। गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया। अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से नाखुश है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ब्रांड को पहचान दिलाने के लिए फॉर्मूला ई चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। डुकाटी और हार्ले डेविडसन को टक्कर देने के लिए ब्रिटेन की कंपनी ट्रायम्फ से लॉन्च की 10 बाइक, कीमत 6.20 लाख रुपए की। अहमदाबाद के पॉश इलाकों में बनेंगे 10,000 सस्ते घर, कीमत 6 लाख रुपए से शुरू। और तहलका एडिटर तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी तय। गोवा पुलिस के सामने नहीं हो पाए पेश। अरेस्ट वारंट के लिए पुलिस ने अदालत में अर्जी दी। मुंबई की बड़ी रियल्टी कंपनी लोढ़ा ग्रुप ने लंदन में कनाडा का हाई कमीशन ऑफिस को खरीद लिया है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कंपनी ने ये सौदा 3,200 करोड़ रुपए में किया है। इस खबर पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता कविता कृष्णन के पास। कविता, क्या डिटेल्स है इस डील की? जी, लंदन के ग्रॉसवेनर स्क्वायर में मेफेयर के मैकडॉनल्ड हाउस को लोढ़ा ग्रुप ने खरीदा है। 3,200 करोड़ रुपए में उन्होंने ये डील किया है कैनेडियन हाई कमीशन के साथ, जिनके ऑफिसेस इस बिल्डिंग में थे। और ये बिल्डिंग जो है करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया वाली बिल्डिंग है। लंदन के प्राइम प्रॉपर्टी में बनी हुई है ये बिल्डिंग। और नवंबर के बीच में ही करीब 10-15 नवंबर के आसपास इस बिल्डिंग को नीलामी के लिए इसके एड्स आए थे पेपर्स में। और सेविल्स, जो कि एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, वो इस नीलामी को पूरा कर रहे थे। लोढ़ा ने बिड किया था इसके लिए और 3,200 करोड़ का उनका विनिंग बिड रहा। बताया जा रहा है कि इंटरनल अक्रूवल्स यानी अपनी कमाई से जो है लोढ़ा इस डील का पेमेंट कर रहे हैं। हमने जहाँ तक हमें खबर मिली है पूरी तरह से पेमेंट कर चुके हैं लोढ़ा इस डील के लिए। टर्म शीट भी साइन कर चुके हैं, बस ऐलान करने का वक्त है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोढ़ा शायद लग्जरी फ्लैट्स बनाएंगे और अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल मार्केट में ये लोढ़ा का पहला कदम होगा। जी, शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए कविता। अब बात चीनी संकट की, जिसकी कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस मसले पर ना ही सरकार झुकने को तैयार है और इंडस्ट्री भी अपनी राय पर अड़ी हुई है। चीनी संकट बढ़ता जा रहा है। सरकार और मिलें अपनी अपनी मांगों पर कायम है। चीनी मिलों का कहना है कि गन्ने के भाव पर तनातनी को दूर करने के लिए सी रंगराजन कमेटी का फॉर्मूला अपनाना जरूरी है। उधर गन्ना विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को मामूली राहत दी है। राज्य सरकार ने एंट्री टैक्स को हटा लिया है, लेकिन राज्य की सारी चीनी मिलों को 4 दिसंबर तक किसी भी सूरत में काम शुरू होने की हिदायत दे दी है। तय समय तक पेराई का काम शुरू न करने वाली मिलों को छूट का फायदा नहीं मिलेगा। यूपी गन्ना विकास विभाग के चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने कहा कि सरकार का आदेश न मानने पर मिलों से सख्ती से निपटा जाएगा।
मिलों को 280 रुपए ही गन्ने की कीमत देनी होगी। चीनी मिलों की 225 रुपए गन्ने की कीमत करने की मांग बिल्कुल नाजायज है। सरकार ने यह फैसला इंडस्ट्री और किसान दोनों की भलाई के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब चीनी मिलों से आगे कोई बातचीत नहीं करेगी और इस फैसले का इंडस्ट्री पर किस तरह का असर पड़ेगा, इसका जायजा सरकार 3 महीने बाद लेगी। गन्ने की दरों को गत वर्ष के समतुल्य यथा ₹280 प्रति क्विंटल रखा है और इनमें कोई वृद्धि नहीं की है। इसके बावजूद चीनी मिलों ने पेराई का कार्य नहीं प्रारंभ किया। उनकी मांग है कि गन्ने की दर 225 रुपए प्रति क्विंटल रखी जाए। उनकी इस मांग को सरकार ने गहन अध्ययन करने के बाद यह पाया कि यह मांग किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। सरकार ने जो रियायतें उन्हें दी हैं, उनका हमने अच्छी तरह आकलन कर लिया है। उन रियायतों को मिलाकर सभी चीनी मिलें 280 रुपए प्रति क्विंटल देने के लिए पूरी तरह वायबल हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब और कोई बातचीत करने की संभावना नहीं है। अब केवल यदि वो चीनी मिलें नहीं चलाते तो सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाएगी। चीनी मिलों पर सरकार क्या सोचती है, ये हमने आपको सुनाया, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? सरकार के अल्टीमेटम के बाद मिलें क्या करेंगी? और अगर 225 रुपए से ज्यादा का भाव देना मुनासिब नहीं है तो कोऑपरेटिव मिलें आखिर कैसे चल रही हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है इस्मा यानी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा। आपका स्वागत है वर्मा जी। सबसे पहला सवाल, यूपी सरकार ने फिर से गेंद आपके पल्ले में डाल दी है और पेराई शुरू करने के लिए 4 दिसंबर तक का अल्टीमेटम यहाँ पर दे दिया गया है। जानना चाहेंगे इंडस्ट्री का आगे का कदम क्या है? कुछ नई बात तो आज यूपी सरकार ने नहीं बताई है। जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है वो पिछले 10 दिन से ये चर्चाएं हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट और हमारे बीच में। कुछ नई बात नहीं है, ये बातें ऑलरेडी चर्चा हो चुकी थी और ये एक्सेप्टेबल नहीं था आज शुगर इंडस्ट्री को। वर्मा साहब, सरकार ने कुछ एफआईआर भी दर्ज कराए हैं, अरेस्ट भी हो सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? हमारा तो प्रेयर रहेगा स्टेट गवर्नमेंट को कोर्सिव एक्शन नहीं ले, मैटर को प्रेसिपिटेट नहीं करें, कुछ सोल्यूशन निकालें। चूंकि ये करीब 5 मिलियन फार्मर्स, 50 लाख फार्मर्स की बात है, पूरे यूपी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ऐसा कोर्सिव एक्शन नहीं लें। बट अगर कोर्सिव एक्शन लेना है और इनको अगर उससे सोल्यूशन निकलता है, किसी को अरेस्ट कर लेंगे, किसी को बंद कर देंगे, तो उससे अगर सोल्यूशन निकलता है तो फिर मेरा कुछ कहना ही नहीं है उस पर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर वर्मा जी एक सवाल ये होता है कि अगर आपको इतना घाटा हो रहा है तो कोऑपरेटिव मिलें कैसे यहाँ पर चल रही हैं? देखिए, कोऑपरेटिव चीनी मिल को स्टेट गवर्नमेंट का कंटिन्यूअस सपोर्ट रहता है। पिछले साल भी कोऑपरेटिव चीनी मिल को स्टेट गवर्नमेंट ने 57 रुपीज पर क्विंटल दिया है सब्सिडी पे फार्मर्स का पेमेंट करने के लिए। तो उनकी सर्वाइवल की तो जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट लेकर रखती है ना, हमारी जिम्मेवारी तो लेने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है कि जो फार्मर्स कोऑपरेटिव चीनी मिल को सप्लाई करते हैं गन्ना, वो उनको प्रिय है, और जो फार्मर्स प्राइवेट चीनी मिल को करते हैं वो उनको अप्रिय है? ऐसा स्थिति तो होना नहीं चाहिए। हमारा यही कहना है, जहाँ 57 रुपीज कोऑपरेटिव चीनी मिल को देते हैं, फिर हमें आप क्यों नहीं देते हैं? उनकी स्थिति और हमारी स्थिति क्यों डिफरेंट क्यों है? दोनों हम लोग यूपी में ही काम कर रहे हैं, वही गन्ना पेर रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ है? तो अविनाश जी, इंडस्ट्री सरकार की बात नहीं मान रही है, तो क्या अब आप आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं? तो कोई विकल्प ही नहीं है हमारे लिए ना। 225 रुपया पे ही हम क्रश कर सकते हैं। अगर प्राइस इंप्रूव किया तो हम ज्यादा दे सकते हैं, बट अगर 225 से मुझे बोलता है 230 देने, मुझे सर्टेनली लॉस होगा ही होगा। कोई भी तरीका नहीं है पैसे बचाने का। तो जब मुझे लॉस होगा, अगर सुसाइड करने का कोई फोर्स करा तो मैं सुसाइड कैसे कर लूं? हमारा यही पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग चले आ रहे हैं, चलाते रहे हैं, लॉस पे लॉस होता जा रहा है। कभी न कभी तो स्टेट गवर्नमेंट को और सोचना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। अगर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर तो ये स्टेलमेट हो जाएगा कुछ, और ये स्टेलमेट हो जाएगा तो हमको तो लॉस होगा ही होगा। हमारे गरीब किसानों को तो बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा धक्का लगेगा। जी बिल्कुल, अविनाश जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
वहीं चीनी मिलों और सरकार के बीच बैठक विफल होने के बाद जहां राज्य में गन्ने पर सियासत गर्मा गई है, वहीं महाराष्ट्र में भी किसानों की आवाज बुलंद हो गई है। किसान नेता और महाराष्ट्र के लोकसभा के सांसद राजू शेट्टी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। उनकी पार्टी ने वेस्टर्न महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कराड़ में किसानों ने बस फूंक दी है और रत्नागिरी में भी प्रदर्शन की खबरें हैं। चीनी पर बढ़ते कड़वाहट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल्द ही बड़े पैकेज का ऐलान भी मुमकिन है। खाद्य मंत्री केवी थॉमस और सी रंगराजन ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से मुलाकात की। पूरा अपडेट अब लेते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, इस मीटिंग से क्या निकल कर आया है? देखिए, आज जो बैठक हुई वित्त मंत्री के साथ, उसके बाद सी रंगराजन के साथ, उसके बाद ये जो निकल कर आया है कि सरकार जल्द ही केंद्र सरकार चीनी मिलों को एक बड़ा राहत पैकेज दे सकती है। इस राहत पैकेज के में क्या होगा, इसका औपचारिक खुलासा तो अभी तक फूड मिनिस्टर ने नहीं किया, लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला कदम कि चीनी मिलों के लिए अगले 2 साल तक ब्याज मुक्त कर लोन दिया जाएगा, यानी जो भी वो लोन लेंगे उस पर कोई ब्याज उन्हें नहीं चुकाना होगा। जो ब्याज बनता है वो वित्त मंत्रालय अपने खजाने से नहीं देगा, बल्कि शुगर डेवलपमेंट फंड से खुद फूड मिनिस्ट्री देगी। दूसरी जो बड़ी राहत मिलने की संभावना है वो ये कि शुगर सीजन 2012-13 और 13-14 की जो एक्साइज ड्यूटी 3,335 करोड़ रुपए का बकाया है, उसका कुछ हिस्सा भी सरकार अपनी तरफ से शुगर डेवलपमेंट फंड से दे देगी। तीसरी बड़ी राहत कि सी रंगराजन ने जो खास तौर पर सुझाया था कि चीनी की बढ़ी हुई कीमत का 75% हिस्सा किसानों के साथ शेयर करेंगे मिले, तो इस फॉर्मूले में भी कुछ फेरबदल की संभावना दिख रही है। इस बारे में सी रंगराजन से बात हुई है। और चौथी बड़ी राहत, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की शर्त को और कड़ी की जा सकती है, यानी जो भी रॉ शुगर इम्पोर्ट किया जाता है उसको 18 महीने के बजाय सिर्फ 3 महीने में एक्सपोर्ट किया जाना होगा, ताकि घरेलू बाजार में घरेलू उत्पादन से होने वाली चीनी पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। और एक अंतिम चीज जो मुझे पता चली वो है कि ड्यूटी ड्रॉबैक की स्कीम में शुगर को भी शामिल किया जाएगा, यानी शुगर एक्सपोर्ट पर जो ड्यूटी चुकाएंगे मिले वो ड्यूटी वापस उन्हें सरकार दे देगी। इन तमाम राहत कदमों पर जल्द ही कमेटी की बैठक होगी और माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 हफ्ते में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने गहराते चीनी संकट के समाधान के लिए राज्य सरकारों, गन्ना किसानों और चीनी मिल मालिकों से मिलकर रास्ता निकालने की अपील की है। थॉमस ने आज वित्त मंत्री चिदम्बरम और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद थॉमस ने बताया कि केंद्र सरकार ने शुगर संकट के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी सिफारिश के आधार पर ठोस फैसला लिया जाएगा। To both the farmers and the factories is that the farmers should supply the cane sugar and the mill should start milling. All other problems should be discussed and settled. And whatever assistance is needed from Government of India within the norms, that this committee, informal committee, will look very soon. And we will take a decision. This committee will take a decision. और रिकॉर्ड टर्नओवर के साथ खत्म हुई नवंबर सीरीज। आरबीआई यूनियन बैंक की खराब होती एसेट क्वालिटी से है परेशान, फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया। दोनों खबरें देखिए ब्रेक के बाद। आज नवंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी थी और रिकॉर्ड टर्नओवर के साथ बाजार 0.1% तक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार के आखिरी आधे घंटे में बाजारों ने अच्छी रफ्तार दिखाई। आज की तेजी में कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा रहा। तेजी की वजह क्या रही और किन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन दिखाई दिया, बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह। दुनिया भर के बाजारों की तेजी का फायदा उठाते हुए नवंबर सीरीज के आखिरी दिन एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार ने एक दमदार मजबूत 6100 के आसपास निफ्टी पर शुरुआत की और दिन भर एक टाइट रेंज में लगभग इन्हीं लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे और क्लोजिंग भी वहीं पर होती हुई नजर आई। फिर सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती दिखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर उनसे ज्यादा बेहतर कारोबार करते हुए नजर आए और वॉल्यूम्स आज का एक हाईलाइट रहे, जहां पर अब तक का सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम
लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास का आज कारोबार होता हुआ दिखा। रोल ऑफ काफी ज्यादा थे और उनके चलते वॉल्यूम्स काफी मजबूत नजर आए। कैपिटल गुड्स शेयरों ने आज की तेजी को लीड करने का काम किया। भेल फिर से एक बार मजबूती का रुख दिखाता हुआ नजर आया, लेकिन वोल्टास को कल जो बड़ा ऑर्डर मिला था 1000 करोड़ का, उसके बाद स्टॉक में आज भी तेजी बरकरार रही। मेटल शेयर भी स्ट्रॉन्ग थे। हिंडाल्को और जिंदाल जैसे शेयरों से निफ्टी पर सहारा आते हुए दिखा। वहीं दूसरे शेयरों का जिक्र करें जहां से निफ्टी पर बढ़त आती हुई दिखी, जेपी एसोसिएट्स ने आज काफी जबरदस्त छलांग लगाई, 7% से ज्यादा की मजबूती। पावर ग्रिड में कल यहाँ पर एफपीओ की प्राइस अनाउंस होगी, उससे पहले एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आई और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी पॉजिटिव खबरों के चलते आज ऊपर बंद हुआ। शुगर शेयरों में एक्शन लगातार दिख रहा है और आज बजाज हिंदुस्तान और धामपुर शुगर दोनों ही मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। टायर शेयरों में भी एक अच्छी तेजी का रुझान देखने को मिला, इस खबर के दम पर कि ग्लोबल मार्केट में रबर के दाम 22% गिरे हैं। उसके बाद सारे के सारे शेयर काफी मजबूती से बंद हुए। एक और छोटा सेक्टर एजुकेशन का, इन शेयरों में भी एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है और ये सारे शेयर आज काफी तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, 2 शेयर जिनके नतीजे आए थे। एमआरएफ ने बाजार बंद होते होते नतीजे पेश किए, कमजोर नतीजे, स्टॉक सेक्टर की चाल के विपरीत नेगेटिव बंद हुआ और श्री गणेश ज्वेलरी ने भी कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स पेश किए थे और 10% का लोअर सर्किट यहाँ पर दिखा। अदानी पोर्ट विदेश में एक पोर्ट के लिए एमओयू कर रहा है, इस खबर के बाद 4% की तेजी यहाँ पर हुई। हिंदुस्तान जिंक के लिए जो सरकार ने पहले हिस्सेदारी बेची थी अपनी वेदांता ग्रुप को, वहां पर सीबीआई की तरफ से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की खबरों के चलते यहाँ पर दबाव दिखा। और एस्ट्रॉम यहाँ पर कल आईपीपी खुलने वाला है, 174 का ऊपरी प्राइस बेल्ट है, उसके पहले स्टॉक में 5% का उछाल आया क्योंकि आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी थी, ज्यादातर एक्शन वहीं पर होता हुआ दिखा। डिश टीवी और अदानी एंटरप्राइजेस 2 मिड कैप काउंटर्स एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग के चलते काफी तेजी से भागे। वहीं जीएमआर इंफ्रा में आज कमजोरी दिखी। तो ट्रेडर्स आज पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों में जो रात को आज कारोबार बंद है थैंक्स गिविंग डे के चलते, इसका फायदा उठाकर बाजारों को अच्छी मजबूती के साथ बंद करने में कामयाब रहे, इस उम्मीद में कि कल दिसंबर सीरीज की शुरुआत मजबूती के साथ होती दिखेगी। जानकार बाजार को लेकर काफी बुलिश है। जानकारों के मुताबिक अगर आम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आते हैं तो बाजार नई ऊंचाई छुएगा। Fundamentally, yes, from a near-term perspective, definitely we picked out. Again, from a near-term perspective, but again, elections are a big event in themselves, so they can always cause a spike beyond that. If you look at FY15 earnings, you see some growth coming back, and you apply 15 times multiples, you end up getting a number of 6,800 Nifty levels. So that's a positive scenario for Nifty into next year. अगले 7 दिनों या अगले हफ्ते की बात की जाए तो शायद मुझे लगता है कि निफ्टी मोस्टली रेंज बाउंड रहेगा और एक्सपेक्टेशन वैसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन शायद इंडेक्स टर्म्स में रिफ्लेक्ट ना हो जब तक नतीजे खुली तरह से सामने ना आए। तो उसका जो भी नतीजा होना है या जो भी एक्शन होना है या रिएक्शन होना है वो शायद मुझे लगता है वीक स्टार्टिंग 9 के बाद ही होगा। इंडेक्स टर्म्स में आपको शायद ज्यादा मजबूती न दिखाई दे, लेकिन साइड मार्केट्स और अंडर करंट स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद है। इनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्ती के लिए नए नियम जल्द जारी किए जाएंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा है कि नए नियम करीब तैयार है और अगले हफ्ते तक इसे जारी किया जा सकता है। Soon, maybe next week, as early as next week. They have almost finalized. I'm informed that they are going to submit it in about a week's time, week or maximum 10 days. आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम के मुताबिक फिलहाल भारतीय बॉन्ड को विदेशी इंडेक्स पर लिस्ट कराने की जल्दी नहीं है। भारत की विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए विदेशी बेंचमार्क इंडेक्सों में लिस्ट कराने की बात चल रही है। इस पर रिजर्व बैंक भी काम कर रहा है। क्रिसल के रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में बॉन्ड मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर को 10.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों के सचिव के मुताबिक सरकार इस वित्त वर्ष में 40,000 करोड़ के विनिवेश के लक्ष्य को हासिल कर लेगी और करंट अकाउंट घाटा 4.8% के नीचे ही रहेगा। Finance Minister has made one statement, which is the fiscal deficit line at 4.8% is sacrosanct, will not be breached, and therefore we are trying to maximize the revenues. We are hopeful that we will be able to reach near targets, and then after that, whatever is required to be saved to be within the 4.8%, that will be done. आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है। आरबीआई ने बैंक की एसेट क्वालिटी बिगड़ती देख ये फैसला लिया है। इस ऑडिट की जिम्मेदारी डेलॉइट को सौंपी गई है और इसके जरिए यूनियन बैंक के छिपे हुए एनपीए का पता लगाया जाएगा।
हमें मिली जानकारी के मुताबिक आरबीआई ज्यादातर बैंक के बड़े कर्ज की पड़ताल करने में जुटा है। इस ऑडिट की रिपोर्ट 30 दिन के अंदर सौंपी जा सकती है। बैंक की एसेट क्वालिटी पर चर्चा करते हुए बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डी सरकार ने माना है कि उनके लिए एसेट क्वालिटी की चिंता काफी बड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति बेहतर करने के लिए इकोनॉमी में सुधार, वक्त पर प्रोजेक्ट का पूरा होना, सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी है। मोदी मंत्र में क्या है खास? गोल्डमैन सैक्स और सीएलएसए के बाद अब नोमुरा को भी मोदी मैजिक पर भरोसा। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला वोटर रहे सबसे आगे। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाजार का दिन कल के लिए काफी अहम है। कल Q2 जीडीपी के आंकड़ों पर नजर होगी। ज्यादातर जानकारों को सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ Q1 के मुकाबले बेहतर रहने की उम्मीद है। दूसरी तिमाही में आईआईपी, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के अच्छे आंकड़ों के दम पर जीडीपी ग्रोथ में सुधार देखा जा सकता है। Q1 में ये 4.4% थी। डॉइचे बैंक का मानना है कि दूसरी तिमाही में 5.5% ग्रोथ रह सकती है, जबकि HSBC बैंक आशंका जता रही है कि ये 4% के नीचे खिसक जाएगी। हालांकि दूसरी एजेंसियों को दूसरी तिमाही में ग्रोथ 5% से नीचे ही रहने का अनुमान है। और मॉर्गन स्टैनली को Q1 के मुकाबले Q2 के जीडीपी ग्रोथ में सुधार की उम्मीद है। We are forecasting 4.6% GDP growth for the quarter. So in that sense, it would be probably indicating that 4.4 was the worst quarter that we have seen. But I do think that the risks are still pretty much there in terms of possibility of growth probably dipping again. And I think the key to watch there would be what happens to the U.S. monetary policy, the U.S. 10-year, and its implication on Indian interest rates. एक के बाद एक विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज मोदी पर बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स और सीएलएसए के बाद अब नोमुरा ने भी नरेंद्र मोदी का गुणगान किया है। नोमुरा का भी मानना है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में बीजेपी की ही जीत की पूरी संभावना है। नोमुरा के मुताबिक बीजेपी के जीतने के बाद भारत में राजनीति के फ्रंट पर स्थिरता देखने को मिलेगी, जिसके चलते भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं मंजूरी के इंतजार में सालों से लटके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी रफ्तार मिलेगी। नोमुरा का मानना है कि अगले साल की तीसरी तिमाही तक मोदी फैक्टर का असर साफ दिखने लगेगा। नोमुरा से पहले भी कई दिग्गज रेटिंग एजेंसियां मोदी को बाजार की उम्मीद बता चुकी हैं। सीएलएसए, गोल्डमैन सैक्स ने भी मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनके आने से बाजार की दशा और दिशा बदल सकती है। तो आखिर मोदी में वो कौन सी बात है कि बाजार के वो चहेते बने गए हैं? आखिर कौन सी क्षमता है मोदी में जिसे लेकर बाजार के एक्सपर्ट्स इतने उत्साहित हैं? और क्या वजह है कि सत्ताधारी कांग्रेस से लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? इस पर हमने की खास चर्चा कांग्रेस प्रवक्ता सलमान सोज, बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी और एडवेंट एडवाइजर्स के KR भरत से। ये चर्चा जरूर देखिए आज रात 7 बजे। तो करते हैं कुछ और खबरों की ओर। सरकार ऑनलाइन टैक्स भुगतान का दायरा लगातार बढ़ा रही है। नए कदम के तहत सरकार ने कारोबारियों के लिए टैक्स के नियम सख्त कर दिए हैं। अगर आप हर साल 1 लाख या उससे ज्यादा एक्साइज या सर्विस टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपको अनिवार्य तौर पर इसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा। अब तक 10 लाख या उससे ज्यादा के लिए ही ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान था। नए नियम अगले साल 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है और यहाँ पर आपको बता दें कि CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम्स के मुताबिक कारोबार की सहूलियत और ई भुगतान का दायरा बढ़ाने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच आरोप और प्रत्यारोप जारी है और आप यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने का दावा किया है। इलेक्शन से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए संक्षिप्त में। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के PM उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सोनिया गांधी का मजाक उड़ाया है। कल मैडम सोनिया जी यहाँ आई और कह रही थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। ये कांग्रेस पार्टी भी आप भूखे हो, चिंता मत करो, ये कानून है देख लो। आप बीमार हो, चिंता मत करो, ये कानून है देख लो। ये क्या कानून का मजाक उड़ाया है।
कांग्रेस ने मोदी को किसी भी मुद्दे पर बहस करने की चुनौती दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा है कि सत्ता पाने की बेताबी में गलत आंकड़ों और झूठ का सहारा लिया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उनसे कि आपने 2001 से लेकर 2012 तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित किया गुजरात में पिछले 12 साल? एक प्रोजेक्ट का नाम दे दो। आम आदमी पार्टी ने एक ताजा सर्वे के आधार पर दावा किया है कि दिल्ली में इस बार उनकी ही सरकार बनती दिख रही है। पार्टी के मुताबिक सिंह ऑपरेशन और अन्ना विवाद का चुनावों पर ज्यादा असर नहीं दिखेगा। आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते एक सर्वेक्षण करवाया, पूरे दिल्ली में 3,500 मतदाताओं का सर्वेक्षण करवाया है, जिसमें हमने जानने की कोशिश की कि आम आदमी की स्थिति क्या, आम आदमी पार्टी और सब पार्टियों की स्थिति क्या थी। ये सर्वे पिछले इतवार और पिछले बृहस्पतिवार को हुआ था। इस सर्वेक्षण से निकल के आता है कि दिल्ली में अभी भी बहुत कड़ा तिकोना संघर्ष है, जिसमें आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे चल रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जमकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम भोपाल समेत 25 विधानसभा सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया है। यहाँ 25 नवंबर को 230 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। और तरुण तेजपाल जल्द ही हो सकते हैं गिरफ्तार। और किसे है सचिन तेंदुलकर की तारीफ पर ऐतराज? बताएंगे सारी खबर इस ब्रेक के बाद। किसानों की नाराजगी से चिंतित यूपी सरकार ने गन्ना मिलों को 4 दिसंबर तक मिल शुरू करने की धमकी दी। एंट्री टैक्स में छूट का भी ऐलान। गोल्डमैन सैक्स और सीएलएसए के बाद नोमुरा भी हुआ मोदी का मुरीद। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की संभावना जताई, कहा मोदी से मिलेगा इंफ्रा को बुक। एक्सपायरी के दिन बाजार आधा % करने में कामयाब रहा, लेकिन नवंबर सीरीज में निफ्टी 3% फिसला। मुंबई के लोढ़ा ग्रुप ने लंदन में किया बड़ा जमीन का सौदा। कनाडा के हाई कमीशन का ऑफिस 3,200 करोड़ रुपए में खरीदा। अहमदाबाद के पॉश इलाकों में बनेंगे 10,000 सस्ते घर, कीमत 6 लाख रुपए से शुरू। अपने सहयोगी के बलात्कार के आरोपी तरुण तेजपाल कल गोवा पुलिस के सामने पेश होंगे। गोवा पुलिस को फैक्स भेजकर तरुण तेजपाल के वकील ने ये जानकारी दी है। आज शाम को ही गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। दरअसल यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को आज दोपहर 3 बजे पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने पेशी के लिए शनिवार तक का समय मांगा था। हालांकि गोवा पुलिस ने उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तय किया कि उन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर तरुण तेजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ले ली है। खबर है कि अब तेजपाल गोवा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे। उधर तहलका के मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शोमा चौधरी ने आज सुबह ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया। तेजपाल पर रेप के आरोप लगने के बाद शोमा के रवैये पर सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली शोमा चौधरी ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में पीड़ित की शिकायत को दबाने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। शोमा चौधरी के घर के बाहर हंगामा करने वाले बीजेपी नेता विजय जॉली के खिलाफ दिल्ली के साकेत थाने में केस दर्ज हुआ है। शोमा के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने दिल्ली में उनके घर पर प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बीजेपी नेता विजय जॉली ने काफी उत्पात मचाया और शोमा चौधरी के घर के बाहर लगी नाम पट्टी पर कालिख पोत दी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबुल सलेम को सजा हुई है और सचिन तेंदुलकर से आतंकवादी संगठन तालिबान डर गया है। देश दुनिया की कुछ और खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट में। तेलंगाना ड्राफ्ट बिल 4 दिसंबर को कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बिल को दुरुस्त करने के लिए पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और जयराम रमेश ने बैठक करके इस बिल को फाइनल कर लिया है। कल ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पर बैठक भी की थी।
फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को हैदराबाद सीबीआई कोर्ट ने 60 साल की कैद सुनाई है। हैदराबाद की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सलेम को 12 साल पुराने फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया है। सलेम पर करनूल में फर्जी नाम और पते पर पासपोर्ट लेने का आरोप था। जासूसी कांड में गुजरात सरकार की तरफ से बनाए गए न्यायिक आयोग की जांच के दायरे में सीबीआई और 2 वेब पोर्टल भी शामिल हैं। ये आयोग केस की प्रामाणिकता और सत्यता पता करेंगे। आयोग इस बात का भी पता लगाएगा कि जिस तरह का आरोप वेबसाइट ने लगाया था, क्या उस तरह की सुरक्षा या निगरानी हुई। आयोग 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बिहार में जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर छेड़खानी का विरोध करने पर एक मनचले ने महिला खिलाड़ी की पिटाई कर दी। पीड़ित का आरोप है कि जब वो गया से एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर लौट रही थी, तब स्टेशन पर एक मनचले ने उसके साथ बदतमीजी की। जब महिला इसके खिलाफ आवाज उठाने लगी तो उसे बेदर्दी से पीटा गया। साथ मीडिया में सचिन की खबरों पर तालिबान ने वीडियो जारी कर पाकिस्तानी मीडिया को धमकी दी है। तालिबान ने इस वीडियो मैसेज में कहा है कि वो भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की तारीफ करना बंद करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसमें कहा गया है कि चूंकि सचिन भारतीय हैं, इसलिए उनकी तारीफ न की जाए। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को जालसाजी का दोषी पाए जाने के बाद संसद से निष्कासित कर दिया गया है। इस घटना से 3 बार इटली के प्रधानमंत्री रहे बर्लुस्कोनी के 20 साल के राजनीतिक जीवन पर धब्बा लग गया है। अमूल के एमडी की नियुक्ति का विवाद गहराया। और अहमदाबाद में किस इलाके में मिल रहे हैं सस्ते मकान, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। पहले वीडियोकॉन ग्रुप और अब टाटा ग्रुप ने भी बैंकिंग लाइसेंस की अर्जी को वापस ले लिया है। कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग लाइसेंस की अर्जी वापस लेने के फैसले ने जानकारों को हैरान कर दिया है। कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीनी कुमार ने बैंकिंग लाइसेंस की गाइडलाइंस को ज्यादा बड़े ग्रुप के लिए चुनौतीपूर्ण बताया है। किसी भी बड़े कॉर्पोरेट के हिसाब से देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है वो ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा ऑल परवेसिव है, और जो बहुत बड़े ग्रुप्स हैं उनके लिए उतनी ज्यादा, जितने बड़े ग्रुप हैं और जितने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उतनी ज्यादा चैलेंज है। जस्ट सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ही खोजने में या प्रोवाइड करने में वो एक चैलेंज तो है ही। होता है क्योंकि इसमें जो है प्रोटेक्शन लगा हुआ है आरबीआई का, और इनकम कंट्रोल सेक्टर है, तो इसमें जो है मोर और लेस आपको लॉसेज जो है पब्लिक के हैं और प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर के। अगर आप इसको ओपन अप कर देते हैं और ऑल टाइप लाइसेंस देते हैं तो ये किसी भी कमोडिटी सेक्टर से ज्यादा बेहतर नहीं है। यानी कि इसमें भी जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएंगे, मार्जिन प्रेशर के अंदर रहेंगे और छोटी कंपनियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव बना। बेल्जियम के हाई लेवल डेलीगेशन ने आज मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी INFS के साथ एक MOU साइन किया है। ये MOU बेल्जियम की सरकारी होल्डिंग कंपनी SFPI FPIM के साथ साइन हुआ है, जो सरकारी पैसों को जनहित के कामों में लगाती है। INFS इनके साथ एक प्राइवेट इक्विटी फंड लॉन्च करेगी। ये MOU कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एक सेमिनार में साइन हुआ। इस सेमिनार में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड भी मौजूद थी। राजकुमारी एस्ट्रिड के नेतृत्व में 300 सदस्य का डेलीगेशन इस हफ्ते भारत आया हुआ है। इस डेलीगेशन ने कई बिजनेस समझौते किए हैं। बेल्जियम के काउंसिल जनरल ने बताया कि वो भारत के सोशल सेक्टर में भी निवेश करना चाहते हैं। This is about investment that will be done by Belgian companies in Indian companies or in Indian projects that have a positive social dimension in healthcare, in water treatment, in clean tech, a little bit larger than, but also taking into account the social dimension. We start small. We're a small country, so we start on a small scale, but we have a big partner in ILFS, and the first steps will be around $20 million. अमूल में विवाद गहराता जा रहा है। अमूल ब्रांड की मार्केटिंग करने वाली GCMMF यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोढ़ी की नियुक्ति पर उठे सवाल के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल GCMMF के ही एक डायरेक्टर ने सोढ़ी की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले को समझते हैं अपने संवाददाता मनीष देसाई से। मनीष,
बताएं कि इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये पूरी लड़ाई जो है दरअसल पावर की दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा विवाद क्या है? देखिए, देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक मंडली जो है अमूल, उसका मार्केटिंग देख रही है GCMMF यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका करीब 13,700 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अब इनके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के बीच का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। कल इसके डायरेक्टर जो है, जो वलसाड़ दूध उत्पादक मंडली के चेयरमैन भी है, मोगाभाई देसाई, इन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में GCMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है RS पुरी, उनकी नियुक्ति को लेकर एक एप्लीकेशन दायर की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इसे ग्राह्य रखा है और हाईकोर्ट ने ये बताया है कि इनकी जो नियुक्ति है वो अगर गैर कानूनी तरीके से हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये नियुक्ति करीब 3 साल पहले हुई थी और अब जाके ये विवाद खड़ा हुआ है। इसके पहले भी पिछले महीने GCMF के जो चेयरमैन है विपुल चौधरी, उनके खिलाफ कुछ डायरेक्टर्स ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, वो मामला भी अभी कोर्ट में है। तो कुल मिलाकर जो कोऑपरेटिव सेक्टर का विवाद है अमूल का, वो गहराता जा रहा है। यहाँ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के खिलाफ होते जा रहे हैं क्योंकि टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, कंपनी की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक है ये पूरा मामला जो है पावर का हो गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई रखी है, तब पता चलेगा कि इनकी नियुक्ति कितनी सही है या गैर कानूनी है। शुक्रिया मनीष, सारी जानकारी के लिए। अब अहमदाबाद के पॉश इलाकों में भी बनेंगे सस्ते मकान। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद अब यहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी कम आय वाले लोगों के लिए 10,000 सस्ते घर बनाएगा। अहमदाबाद के किन इलाकों में बनेंगे सस्ते घर और किसे मिल सकते हैं ये घर, बता रहे हैं अहमदाबाद से मनीष देसाई। अहमदाबाद के थलतेज, वेजलपुर या वाडा जैसे विकसित इलाकों में अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1 और 2 बेडरूम के अपार्टमेंट बनाएगी। राज्य सरकार ने पूरे गुजरात में 50 लाख सस्ते मकान बनाने का वादा किया था। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पहले ही 20,000 सस्ते घर बनाने का ऐलान कर चुकी है। अब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगले 2 साल में शहर के 26 जगहों पर 10,000 घर बनाएगी। हमारा टीपी स्कीम के अंदर हमको जो जमीन मिलती है, प्लस जो बंद टेक्सटाइल मिलों की जब जमीन मिलती है 20%, यही जमीन हमारे पास है। लगभग 26 जितना जगह है, सिटी के प्राइम लोकेशन है, ऐसा नहीं कि बाहर, सिटी के बाहर है। एंड एवरी प्राइम लोकेशन, वेरी कॉस्टली लैंड, पर लैंड का कीमत हम इसमें डालेंगे नहीं। अहमदाबाद में बनने वाली ये घर खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होंगे। 1.5 लाख या उससे कम आय वाले लोगों के लिए 5,000 घर बनेंगे और इनकी कीमत 6 लाख रुपए होगी। 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की आमदनी वालों के लिए भी 5,000 मकान बनेंगे और इनकी कीमत 15 लाख रुपए होगी। प्रॉपर्टी के जानकारों का कहना है कि इस तरह के घर की मांग तेजी से बढ़ रही है। काफी सारे मार्च में जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी वो लोग पूरी हो जाएगी और काफी सारे मकान आ रहे हैं, 10 से 20 हजार की आजू के मकान है और पूरे सब डेवलप एरिया में आ रहे हैं, जैसे वाड़ा है, वेजलपुर है, रानी पे, उस एरिया में वो लोग मकान की जो ला रहे हैं, उस एरिया में प्राइस कंट्रोल भी रहेगा और उसका ड्रीम भी पूरा हो पाएगा। सस्ते घरों के लिए फॉर्म 27 नवंबर से 1 महीने तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी भी ऑफिस से मिल जाएगा, लेकिन ये फॉर्म केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है। लेकिन घरों का अलॉटमेंट लकी ड्रॉ के जरिए होगा। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या है ऑटो कंपनियों का फॉर्मूला, देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक कार रेवा को मिले रिस्पॉन्स से नाखुश है। कंपनी का कहना है कि सरकार के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दी जा रही सब्सिडी भी नाकाफी है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सेगमेंट में अपनी ब्रांड की पकड़ मजबूत बनाने के लिए M&M ने दुनिया की पहली फॉर्मूला ई चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। अगले साल सितंबर में शुरू हो रही इस रेस में दुनिया भर से चुनी गई 10 टीमें हिस्सा लेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस रेस में M&M की एकमात्र भारतीय कंपनी होगी। हम बता दें कि M&M देश की एकमात्र इलेक्ट्रिक कार E20 बेचती है और उनकी उम्मीद है कि फॉर्मूला ई रेसों से लोगों में इलेक्ट्रिक कारों के प्रति जागरूकता और चाहत बढ़ेगी। But we are doing it because we are like tigers who tasted blood. And I'm obviously referring to our participation in MotoGP. We are new entrants, as you know, to the motorcycle industry.
But what MotoGP allowed us to do was to immediately create some brand awareness in the target segment. कारों की बिक्री में लगातार जारी गिरावट से परेशान ऑटो कंपनियां जो है नए मॉडल्स पर दाव लगा रही है। साथ ही कार कंपनियों ने स्लो डाउन से निपटने के लिए कारों पर जबरदस्त डिस्काउंट की स्कीम जारी रखने का फैसला किया है। ऑटो इंडस्ट्री की निगाहें अब ईयर एंड पर होने वाली बिक्री पर टिकी हुई हैं। बिक्री को बढ़ाने के लिए कार कंपनियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक अक्टूबर में कारों की बिक्री में करीब 4% की कमी आई है, लेकिन मंदी के इस दौर में भी यूटिलिटी व्हीकल की बिक्री 7% तक बढ़ी है। लिहाजा कार कंपनियां इस सेगमेंट में कम कीमत वाले कई नए मॉडल्स बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति अगले साल की शुरुआत में 7 से 10 लाख रुपए की रेंज में XA अल्फा लॉन्च करने जा रही है, जबकि होंडा भी अगले साल के 20 तक 8 से 12 लाख रुपए में अपनी छोटी एसयूवी बाजार में उतारेगी, जो नई जैज के प्लेटफॉर्म पर बनेगी। Hyundai भी अगले साल की पहली छमाही में iX35 लॉन्च करने का इरादा बना चुकी है। iX35 Hyundai की पीरियोडिक डिजाइन में 7 से 7.5 लाख रुपए के बीच की एसयूवी होगी। जानकारों के मुताबिक महिंद्रा भी S102 प्रोजेक्ट 2014 के आखिर तक ला सकती है। ये 6 से 9 लाख रुपए के बीच की छोटी एसयूवी होगी। शिवरले भी जोड़ में पीछे नहीं है। अगले साल के 20 तक शिवरले अपने ट्रैक्स के बेस पर छोटी एसयूवी लाएगी, जिसकी कीमत 9 से 12 लाख रुपए तक हो सकती है। अगले साल लॉन्च होने वाली इन गाड़ियों में ज्यादा संख्या कॉम्पैक्ट एसयूवी की है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी की कामयाबी है। मसलन फोर्ड इस साल 25,000 से ज्यादा इको स्पोर्ट्स बेचने में कामयाब रही है, जबकि अगर डस्टर की बात करें तो पिछले साल डस्टर की बिक्री जहां 14,000 यूनिट थी, वहीं इस साल डस्टर की बिक्री बढ़कर 29,000 पहुंच चुकी है। नए मॉडल लॉन्च करने के अलावा कार कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए बम्पर डिस्काउंट स्कीम का भी सहारा ले रही हैं। इंडस्ट्री के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल कारों पर दिया जा रहा डिस्काउंट 20% ज्यादा है। आमतौर पर दिवाली के बाद डिस्काउंट घट जाता है, लेकिन इस साल दिवाली की बिक्री से निराश कार कंपनियों ने भारी डिस्काउंट दिवाली के बाद भी जारी रखा है। कार कंपनियों का मानना है कि साल के आखिर में होने वाली बिक्री बढ़ाने में भारी डिस्काउंट फायदेमंद साबित हो सकता है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। हार्ले डेविडसन और डुकाटी जैसी बाइकों को टक्कर देने के लिए ब्रिटेन की 2 पहिया कंपनी ट्रायम्फ ने भी भारत में अपनी बाइक लॉन्च कर दी है। ट्रायम्फ ने यहां पर 10 बाइक लॉन्च की है, जिनकी कीमत 6 लाख से 20 लाख रुपए के बीच है। इन बाइकों में 675 सीसी इंजन क्षमता से लेकर 2300 सीसी इंजन वाली रॉकेट बाइक भी शामिल है। कंपनी 6 बाइक को मानेसर के प्लांट में असेंबल कर बेचेगी, जबकि 4 बाइक को इम्पोर्ट कर यहां पर बेचेगी। इन बाइकों की खासियत है इनका लुक हेरिटेज स्टाइल में है, लेकिन टेक्नोलॉजी एकदम मॉडर्न है। फिलहाल कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद से ये बाइक बेचना शुरू करेगी। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।